अकाउंट्स के 2 पेपर हुआ करते थे, पिछले सेमेस्टर में 1 पेपर बना दिया. When I started the classes of the last batch, I thought 100 classes around में हो जाएगा, but then I had to take approximately 125 classes. तो आप ये समझ लो कि आपको 100 मार्क्स के पेपर के लिए 120 के अराउंड क्लासेस करनी है. Isn't it big? It is huge. बहुत बड़ा सिलेबस कर दिया है. बैठो बेटा. बहुत बड़ा सिलेबस कर दिया है और स्टूडेंट का मेहनत थोड़ा बढ़ गया क्योंकि 2 पेपर मिला के 1 पेपर कर दिया. पहले अकाउंट्स के 2 पेपर होते थे, ग्रुप 1 में 100 मार्क्स और एक ग्रुप 2 में 100 मार्क्स का पेपर होता था. नाउ इट इज 1 पेपर ऑफ 100 मार्क्स. ओके, लिखना विखना ठीक ठाक पसंद है आप लोगों को? लिखते हो ना कॉपी में? ओके, वेरी गुड. सो पेपर के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैं थोड़ा सा खाली अपने बारे में बता दूं. जानते तो होंगे ही, मेरा नाम वाम तो सुने ही होंगे. 28 साल हो गया मेरे को पढ़ाते हुए. दिस इज 29th ईयर रनिंग. सुनिए, आप ना मेरे साथ एकदम कंफर्टेबल महसूस करेंगे. मैं ना टॉकेटिव हूं, बातचीत कर करके पढ़ाता हूं. आपको हमेशा इन्वॉल्व करके रखूंगा. मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोले, आप बोलने लग जाएंगे. 3 दिन खाली बच्चों को लगता है कि यार इतना उम्रदराज आदमी है. अब उम्र तो है ही ना बेटा, 52 साल की एज है, तुम्हारे पापा की उम्र का होऊंगा, लेकिन तुमको लगेगा तुम्हारा दोस्त ही बैठा हुआ है. ओके, सो दैट वे ये नहीं कि कंधा पे हाथ रख दो, बट यू कैन फील कंफर्टेबल विथ मी. मेरी क्लासेस एकदम कंफर्टेबल होंगी एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द क्लासरूम इटसेल्फ. मैं कभी भी क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने को मना नहीं करता. सिर्फ एक बात होती है, कोई अगर क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है ना, तो वो मैं बोल देता हूं इस टॉपिक में बात करेंगे, आप क्वेश्चन लिख के रख लो. एंड यू आर फ्री टू व्हाट्सएप मी. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दूंगा आज. आपको कभी भी पढ़ते पढ़ते भी कोई प्रॉब्लम हो ना, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो. अगले दिन तो ऑब्वियसली हम लोग मिलेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चंस. अदरवाइज ऐसे भी आप मेरे से बात कर सकते हो. चलो कॉपी में लिखता हूँ. ऐसे भी मैं एकदम वेला हूँ, मेरा कोई काम नहीं बेटा. तो आप कभी भी बोलोगे ना सर आज कुछ बात करते हैं, कोई काम है, कुछ बात करेंगे, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. चलो कॉपी में लिखो. अनुपम नीचे आओ जरा, एक एसी बंद करो. आ जाओ प्लीज करो. आप लोग लाइव क्लास आओगे ना पूरा, कि बीच बीच में चले जाओगे वहां पे? क्या ना वो देखिए, वो जो 4 बच्चे बैठे जूम क्लास में बैठे, उधर नहीं भाई, यहाँ पे टीवी में है. तो ये जो 4 बच्चे बैठे हैं, ये लोग जूम वीडियो से मेरे को, जूम क्लास बोलते हैं ना, ये जो खूब चालू हुआ ना ये सब कार्यक्रम कोविड के बाद से. सो मैं क्या ना बच्चा, मैं ट्रेडिशनल टाइप का टीचर हूँ. वो जो ओल्ड स्कूल थॉट नहीं होता है. अच्छा, आप लोगों में हो सकता है कईयों के पापा मेरे से पढ़े हों. हाँ देखिए, और भी किसी के? हाँ, भैया लोग तो पढ़े ही होंगे रे बेटा, पापा भी पढ़े होंगे. मैं ये बोल रहा हूँ मैं इतना पुराना हूँ. मैंने देखने से आपको नहीं लगेगा कि मैं इतना बुढ़ा हूं, लेकिन मैं हूं. सो एनीवे, चलिए एकदम कंफर्टेबल अपना क्लासरूम समझिए, बस कुछ लेके मत जाइएगा यहां से. अच्छा, और सर मैं सीरियसली पढ़ाता हूं. हंसी मजाक अलग जगह पे है, बट पढ़ना पड़ेगा. सीए पास करना है, पढ़ना पड़ेगा. सो सेकेंड जनरेशन को एक बार अपने पापा को बोलिएगा, हमको व्हाट्सएप करेंगे. मैं जरा देखूं तो सही कौन है, कब पढ़ाया उनको. अच्छा प्लीज. ओके, तो चलो बात करेंगे. सुनो, लेट्स स्टार्ट. कॉपी में एक साथ आ जाओ, प्लीज आओ. 3 चैप्टर के नाम लिखो. एक साथ हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 क्लासेस. अगर आप 6 के अंदर अंदर कंप्लीट करते हो, इट्स गुड. हाँ बेटा, बुक मिल जाएगी, आप बैठो. अभी 6 दिन बुक का काम नहीं पड़ेगा, 4-5 दिन आपको खाली लिखना है बैठ के. बच्चे इस तरफ में आ जाओ ना, आप भी वहां चले जाओ. डोंट सिट दिस साइड. ना उधर बैठो.
अनुपम कौन सा एसी चला है? सामने से हवा क्यों आ रहा है? सामना तो क्यों? अच्छा चल चलो ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आज के चाहिए ना, दिए दो। सी कॉपी में लिखो, मैं सिलेबस का और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वगैरह धीरे धीरे जब जब टाइम मिलेगा मैं बात करूंगा। ओके, सो लेट मी फर्स्ट गो इनटू माय ड्यूटी ऑफ टीचिंग फर्स्ट। ओके, विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग लेटर ऑन। जब जब टाइम मिलेगा मैं बात करूंगा। कॉपी में लिखना स्टार्ट करो आप लोग। लिखो फ्रेमवर्क फॉर, ये टॉपिक का नाम है। ओके, 3 टॉपिक का नाम मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एक छोटा टॉपिक है। फिर एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बीच में एंड लिख देना। And then the third topic is applicability of accounting standards. तीनों टॉपिक को एक लिख लो। कभी भी कोई भी चीज से डिस्कम्फर्ट हो तुरंत हमको बोल दीजिएगा कि सर इसको ये ऐसा कर दीजिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, कॉपी ऊपर नीचे कर दीजिए। जस्ट स्पीक, कुछ भी बोलना हो आराम से बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस 3 टॉपिक को हमने एक साथ क्यों कर दिया? क्योंकि ये बहुत इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर है। इतना मिक्स्ड है ना कि आप कौन सा अलग से कौन सा किस टॉपिक से क्वेश्चन आया उसको पहचानना भी मुश्किल होगा। इसलिए तीनों को मिला करके हमने एक टॉपिक बना दिया। एंड मेजॉरिटी में इससे थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, एक आध 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल मतलब आप क्या समझते हो? सम सॉल्यूशन, जिसमें फिगर वर्क होएगा। तो फिगर वर्क के सम हार्डली 1 या 2 आप लोग करोगे, अदरवाइज बाकी मेजॉरिटी में इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, आप इसका वेटेज 10 मार्क्स का रख सकते हो एट बेस्ट। टू बिगिन, आपके सिलेबस में, हाथ देखते रहना मेरा, मैं बहुत बार हाथ से कुछ बोलता हूं। आपके सिलेबस में 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होने के बाद विड्रॉ हो गए हैं, माने आज के दिन वो जिंदा नहीं है। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए लेकिन कभी भी एप्लीकेबल ही नहीं हो पाए। ऐसे अगर आप बोलो ना तो देयर वर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 30, 31 एंड 30। सब ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? गुड। 30, 31 एंड 32, लास्ट 3 इंस्टीट्यूट ने दिया और मजाक किया, कभी एप्लीकेबल नहीं हो पाया और आज के दिन नहीं है। आया, रहा, वेबसाइट पे चला गया, किसी ने कभी भी अप्लाई नहीं किया। तो कुल मिला के मजाक हुआ या नहीं हुआ? आप हमको बताइए। हुआ ना मजाक? तो ये मजाक ही है। टुडे यू विल नॉट फाइंड दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एनीवेयर। आपको पढ़ना भी नहीं है। बाकी कितना बचा देखो और बोलो, जल्दी हिसाब करो। आजा बच्चा, बाकी बचा 29। उसमें से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 and 8, ये सब हम लिखाएंगे नोट्स में। दीज थिंग्स विल बी कमिंग इन द नोट्स। 6 and 8 विड्रॉ हो गए। क्यों विड्रॉ हुए?
क्योंकि उसकी जगह अच्छा, बड़ा, डिटेल्ड, मोर ऑथेंटिक एंड मोर पावरफुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, विच आर और विच इज इन पैरिटी विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। 6 के बदले जो एएस आया ना, 6 के बदले दैट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। 8 के बदले जो एएस आया ना, उसका नाम है इंटैंजिबल असेट्स, एएस 26, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। वो सब आप लोगों को पढ़ना है। अभी प्रॉब्लम क्या हुई ना बच्चों, व्हेन द न्यू सिलेबस केम इनटू एग्जिस्टेंस, पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब तो 29 में से भी 2 चले गए। हेलो, हिसाब रखो, 29 में से भी 2 चले गए ना, तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 100 मार्क्स के पेपर के लिए एप्लीकेबल हो गए। अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जितना भी कम करके पढ़ लो, जितना भी कम करके, 3 क्लास तो एक में लगेगा ही। कोई 5-5, 6-6, 7-7 क्लास का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इतना बड़ा बड़ा एएस है ना बेटा, टाइम लगता है। अब 27 एएस पढ़ोगे, 3 क्लास ऑन एन एवरेज दोगे, कितना लग गया? 81 लग गया ना। 27 इंटू 3 81, काट कूट के 70 भी पकड़ लो तो 70 क्लास तो बेटा एएस पढ़ने में लग जाएगा। ये समझे? उसके बाद चैप्टर्स है, कंपनी बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अमलगमेशन है, कंसोलिडेशन है। वैसे उन सब चैप्टर्स को भी जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारा एएस कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन विल स्टडी अमलगमेशंस, एएस 14 विल बी कवर्ड। व्हेन विल स्टडी कंसोलिडेशन, एज 21, 23 एंड 27 विल बी कवर। डोंट वरी, अभी अगर नंबर आपको याद नहीं होगा 10-12 दिन में हो जाएगा। ओके, तो दैट वे ना चैप्टर्स भी एएस से ही लिंक्ड है। तो आज के दिन तो आप ऐसा बोल सकते हो, तुम्हारा 100 का 100 मार्क्स का पेपर एएस से ही आएगा। तो अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग हैं, आप अकाउंट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। ओके, सो टू बिगिन, ये बातें मैं फिर से बोलूंगा और नोट्स में लिखाऊंगा भी। टू बिगिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 27 आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग टॉपिक पे अकाउंट्स के रेगुलेशंस को बोला जाता है। अकाउंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ अपन नहीं बोलते हैं क्या, तो वो अकाउंट्स के लॉ हैं, नियम है वो सब। तो वो वेरियस टॉपिक्स पे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ओके, अगर कोई टॉपिक पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ नहीं है, उस टॉपिक को कवर करने के लिए पहला टॉपिक है, देखो क्या नाम है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर पढ़ेंगे क्या इसमें? एकदम बेसिक बात पढ़ेंगे। किसको असेट बोलते हैं, किसको लायबिलिटी, किसको इनकम बोलते हैं, किसको एक्सपेंस, किसको इक्विटी बोलते हैं, किसको कब लिखा जाता है, किसको कहां लिखा जाता है, मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, बहुत बेसिक बात सब बोलेंगे। तो बेसिक बात वाले रूल को कब फॉलो करना है? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस टॉपिक पे नहीं रहेगा। मान लो आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस की, आपने ढूंढा एएस क्या बोलता है, आपको पता चला एएस ही नहीं है इसके ऊपर, ये टॉपिक ही अजीब सा, इस पे एएस ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? बेसिक वाला, ये जो मेरा पहला 6-7 क्लास है, इसको यूज करके सम बनाओगे या उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैनेज करोगे। ओके, ये वाला बात भी थोड़ी देर के बाद लिखाने वाला हूं मैं। गॉट इट? कॉपी में लिखो पैरा 1। पूरा टॉपिक अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 पैराग्राफ्स का है एंड आपको लिखना है। एमसीक्यू 3 से 4 मार्क्स का इससे आ सकता है। अभी एमसीक्यू ऐड किया 30 मार्क्स का, तो 3 to 4 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। लिखाने का जो पैटर्न मैंने चालू किया है, लास्ट सेमेस्टर से चालू किया है। इसके पहले हम लोग इतना लिखते नहीं थे, लेकिन जैसे एमसीक्यू आया ना तो मेरे को लगा नहीं, बच्चों को लिखाना जरूरी है, नहीं तो बच्चों को याद नहीं रहेगा कुछ भी, और घर में बोलेंगे पढ़ लो, ये लोग कुछ नहीं पढ़ता है। तो जो भी कराना होगा क्लास में कराना होगा। सो दैट वे इतना सारा राइटिंग हम करवा रहे हैं या हम करवाएंगे। ओके, इट्स फॉर योर बेनिफिट ओनली, माई पेन बट होपफुली योर गेन। ओके, लिखो, what are included in financial statements?
क्या सर? फाइनल अकाउंट्स बोलते थे क्या फाउंडेशन में? किसको बोलते थे फाइनल अकाउंट्स? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग पूरे 120 क्लास में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड 2 बार यूज करेंगे और 200 बार यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हम लोग ट्रेडिंग एंड पी एंड एल नहीं बोलते, हम लोग खाली पी एंड एल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलेंगे। ओके, सो आप भी हैबिट चेंज करिए, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बोलना बंद कीजिए, हाँ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या खाली पी एंड एल बोलना स्टार्ट करिए। सो टेल मी, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 4 स्टेटमेंट्स इंक्लूड होते हैं। वन इज द बैलेंस शीट, सेकेंड वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड वन इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज द नोट्स ऑन अकाउंट्स एंड अ न्यू फिफ्थ वन जो आपके सिलेबस में नहीं है। आप बोलने दो, आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में आपको पढ़ना पड़ेगा, बट आज सुन के जाना पड़ेगा और नोट्स में लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने फाइनल पढ़ाना पहले स्टार्ट किया, इंटर पढ़ाना 3 साल बाद स्टार्ट किया। When I started I started with CA फाइनल एंड CA फाउंडेशन। 3 साल फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा के लगा ये बहुत छोटे बच्चे हैं, तो फिर मैंने उनको पढ़ाना बंद किया और फाइनल के साथ इंटरमीडिएट स्टार्ट किया। सो फाइनल में वी यूज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन अ डेली बेसिस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बच्चा है। किसका? इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर इंड एस क्या हम लोगों को पढ़ने हैं? नहीं सर, एस पढ़ के ही दिमाग का दही हो जाना है। 27 तो एस पढ़ना है, पूरा इंटरमीडिएट एस है, पूरा सीए फाइनल इंड एस है। सर ये क्या चक्करबाजी है? या तो आज के एंड की तरफ, नहीं तो कल के एंड की तरफ आपको पता चलेगा। कल तक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंड एस का चक्कर क्या है, एस का चक्कर क्या है, इंटर में ये क्यों पढ़ रहे हैं, फाइनल में कुछ अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा प्रॉब्लम वी विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट 2 days। डोंट आस्क इमीडिएटली, नहीं अभी बताइए, अरे कल बताएंगे, मर थोड़ी जाएंगे, आपका पता नहीं, हम तो जिंदा रहेंगे। लिखो, क्या लिखा बोलो तो? व्हाट आर इंक्लूडेड इन ए में लिखो बैलेंस शीट, बी में लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी में लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, डी में लिखो नोट्स ऑन अकाउंट्स, ई में लिखो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या क्या पास्ट टेंस में बनाए हुए हो? आप आराम से बोलिए मेरी क्लास में, इस 5 में क्या क्या बनाए हुए हो अपने हाथ से? बैलेंस शीट बनाए हो आप लोग? टी शेप वाला, ऐसा वाला कि ऊपर नीचे वाला? अच्छा दोनों बनाए, वेरी गुड वेरी गुड। आपको ऊपर नीचे वाला ही बनाना है। ये वाला एक चैप्टर है, इसका एक चैप्टर है बस, बाकी सारे चैप्टर ऊपर नीचे वाली बैलेंस शीट है। ऊपर नीचे वाली बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? वर्टिकल फॉर्म। यस, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, वेरी गुड, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, गुड गुड गुड। तो वो उसको बोलेंगे वर्टिकल फॉर्म, दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म को टी शेप करके याद रखना है। और ऊपर नीचे वाली बैलेंस शीट मतलब दाएं, दायां बायां वाला बैलेंस शीट, लेफ्ट राइट। और ऊपर नीचे में क्या है? ऊपर में लायबिलिटी साइड है और नीचे में असेट साइड है। तो क्या पूरा पेज मिल जाता लिखने के लिए। यहां पे प्रॉब्लम क्या है देखो, चला कैपिटल यहां लिखो 2 लाख, यहीं पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। समझ लो क्या बोल रहा हूं? जगह ही नहीं होता, इतना चीज कहां लिखेंगे? 5 to 0 भी तो बिठाना है। आप समझ लो क्या बोल रहा हूं? तो जगह नहीं होता सर। उस जगह को मैनेज करने के लिए वर्टिकल फॉर्म का बैलेंस शीट पैदा हुआ।
कि उसमें आराम से कैपिटल का सी इतना दूर, फिर ए, फिर पी, आई, ऐसे करके लिखो, अच्छा जगह मिलेगा पूरा। और हम सेइंग इज, ठीक है वो जोकिंगली बोला, बट स्टिल स्पेसियस कोई चीज रहता है ना तो सुंदर दिखता है। और बैलेंस शीट का अच्छा दिखना, कोई भी चीज तुम्हारे सामने हो, वो अगर प्रेजेंटेबल ही नहीं होना बेटा तो तुम ऐसे ही देखना, तुम उसको छोड़ो। खाना भी अगर प्रेजेंटेबल नहीं होता तो आदमी खाना पसंद नहीं करता है, जबकि साले ठूसना है उसको तो अंदर ही घुसाना है नहीं। बट फिर भी हम लोगों को सब कुछ ढंग से सजा हुआ होना चाहिए। तो बैलेंस शीट, P&L तो यार डायरेक्टर लोगों के पास जाता है, शेयर होल्डर पैसे वाले लोगों के पास जाता है, तो उनको तो हर चीज प्रेजेंटेबल चाहिए। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट और वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट इज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेड बैलेंस शीट जो हम लोग सीखेंगे। एटलीस्ट 50 बैलेंस शीट हम लोग अपने सिलेबस में बनाएंगे। सो आप उसका टेंशन मत लेना कि प्रैक्टिस होगा नहीं होगा, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ओके, सो आप बोलते हो आपने दोनों बैलेंस शीटें बनाई है, वेरी गुड। ये तो बनाया ही होगा, जब बैलेंस शीट बनाई है तो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड P&L तो बनाया ना जी। उसी का थोड़ा सा क्या बोले उसको, मतलब चेंज्ड वर्जन है। और क्या, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना, दैट्स इट। रिपीट करो, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना, सारा इनकम ऊपर लिख देने का, सारा इनकम ऊपर और सारा आप समझ रहे हैं ना जी सब। ओके, एंड राइट ऑल द एक्सपेंसेस नीचे, इनकम माइनस एक्सपेंस विल बी प्रॉफिट। वो कौन सा प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। तो सीधे नेट प्रॉफिट निकलती है जी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का चक्कर ही नहीं है। वर्टिकल फॉर्म में या शेड्यूल 3 फॉर्म में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला नहीं जाता, वी डायरेक्टली फाइंड नेट प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, ये कोई अच्छा बात है? हाँ तो तुम बुरा बात है, गाली दे दे रास्ते में जाके। अरे गो एंड गिव गाली ना, क्या दिक्कत है? शेड्यूल 3 को थोड़ा गाली दे दो, इंस्टीट्यूट को गाली दे दो, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के कोई आने जानी नहीं है। ये हम लोग क्योंकि 11th-12th फाउंडेशन पढ़े, मार निकाले ग्रॉस प्रॉफिट, लगा यही जिंदगी है, यही साला एंड है सब चीज का। ऐसा नहीं है सर, प्लीज बहुत कुछ और पढ़ना है। और अगर बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में पुराने चीजों को छोड़ना पड़ेगा तो पड़ेगा। ब्रेकअप हुआ है कभी? अभी तो चालू ही नहीं हुआ, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रेकअप होता लोग भूलते हैं ना यार, आपको भी भूलना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा पुराना मोहब्बत है, आज से भूल जाएंगे। थैंक यू, विल लव नेट प्रॉफिट फ्रॉम टुडे। लिखो। अच्छा एक मिनट, तीसरा वाला बनाया हो कभी? क्या नाम है? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? गुड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सो सी, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे ना बेटा, बहुत बहुत बाद में पढ़ेंगे। सो when we'll study cash flow statement, we'll taking around 6 or 7 classes। 7 क्लास लगना है इसमें, 8 क्लास भी लग सकती है। बट when we'll do that chapter, AS3 will be completed automatically, because AS3 का नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बहुत सारा तो क्या ना, चैप्टर के साथ फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी एस कंप्लीट होता जाएगा। तो ऐसा भी कोई घबराने वाला बात नहीं है। और अभी तो सिलेबस कंप्लीट किया ना मैंने पिछले वाले बैच का, सो हुआ ना वो भी सिलेबस कंप्लीट, डन है। थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ेंगे। ये क्या है सर? कभी नहीं बनाया, बनाए हो इसको? बनाए हो आप लोग लाइफ में? ओके गुड। नहीं, बट बैलेंस शीट बनाया होगा तुम लोग, कौन सा नोट शूट्स बना के निकाल किया होगा? बट स्टिल इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इट, दैट्स प्रिटी गुड। सो आप लोगों ने ये 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी लाइफ में पास्ट में बनाया है। अपना पूरा सिलेबस, सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑल दोज 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिजाइन्ड टू हेल्प यू टू प्रिपेयर दीज 4, बोलो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। एएस पढ़ के क्या सीखेंगे? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। नहीं समझे बेटा? एएस पढ़ के फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। सच बोल रहा हूं, कुछ भी और नहीं सीखेंगे। द इंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ लोगे, यू लर्न हाउ टू प्रिपेयर दीज 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? गुड। कॉपी में लिखो, एक तो बुलेट पॉइंट बना दो, स्टार लिखो। हाँ लिखो, नीचे स्टार लगाओ एक तो। अब लिखो
Statement of changes in equity क्या लिखा? Is a new entry in the list of financial statements is a new entry in the list of financial statements. पहले 4 financial statements होते थे, अब 5 होने लग गए हैं. In the list of financial statements applicable only on those companies कंपनीज में IES लिखना है बेटा, A' नहीं. एप्लीकेबल ओनली ऑन, यहां बैठेंगे ना कुछ गलत लिखेंगे मैं सुधारूंगा, इसको दिल पे लेने का नहीं तो नहीं बैठने का यहाँ पे. हाँ मैं यही बोलता हूँ, यहाँ मैं बोलता रहूंगा. और मैं तो चाहूंगा कोई लड़का बैठे यहाँ पे, ताकि गाली गलौज करूं तो कम से कम उसको बुरा ना लगे, क्योंकि बच्चियों को मैं कुछ नहीं बोलता जी. और एक मैं आप लोगों को आप बोलता हूं, तुम नहीं बोलूंगा. और तुम लोग हमसे आपका उम्मीद मत रखना. गॉट द पॉइंट. और आप लोगों को हमेशा आप ही बोलूंगा और डांटूंगा कभी भी नहीं. मुझे डर लगता है बच्चियों को डांटने से. क्या लिखा बोलो? ओनली ऑन दोज कंपनीज विच फॉलो FOLLOW विच फॉलो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. IND ऐसे लिखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार पूरा लिखोगे, ऐसे छोटा नहीं लिखोगे, एक बार पूरा लिखोगे. आज के बाद हमेशा ऐसा लिखोगे, खाली एक बार पूरा लिख दो. क्या समझे इस लाइन से बोलो? लास्ट वाली लाइन से क्या समझे? गुड गुड. कौन सा स्टेटमेंट? ये बाप रे, SOC. बाप कौन है भाई ये, जरा देखूं जरा मैं. SOCE कौन बोला? इधर से कोई बोला? अरे डांटेंगे नहीं रे बाबा, कभी नहीं डांटूंगा मैं, काहे चिंता कर. अच्छा सिद्धार्थ सर इसका नाम ले चुके हैं क्या? ओके. तो लॉ में तो ये इंटीग्रल पार्ट है ना. लॉ तो साला सबके ऊपर एप्लीकेबल है ना. तेरा ना अकाउंट्स का सिलेबस में AS है, इंड AS नहीं है, पर लॉ का सिलेबस में तो कंपनी है. नहीं समझे बात को? उसमें तो सारी कंपनियां हैं, उसमें रिलायंस भी पढ़ना है और मैग्नेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड भी पढ़ना है. वो मेरी कंपनी है मैग्नेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, तो उनको तो सारा का लॉ पढ़ाना पड़ेगा सिद्धार्थ को. तो ओके फाइन, गुड गुड गुड. तो मैं फिर से बोलता हूं, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों को बनाना है जो कंपनियां इंड AS फॉलो करती हैं. डन है? फुल स्टॉप करो और लिखो, in this statement. और इसीलिए आपको ये नाम नया नया नहीं लगा. गुड गुड. in this statement we present reconciliation between opening and closing balances of each item of capital and reserves and surpluses. फुल स्टॉप करो, एक बार रीड करो इसको. हाँ बेटा, हाँ मैं रिपीट करता हूं. क्या लिखा बोलो तो? इन दिस स्टेटमेंट वी प्रेजेंट अ रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉग्निशन नहीं बोला मैंने, रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस of each item of capital and
रिजर्व्स एंड सरप्लस, लिख लो बेटा। सर शेयर कैपिटल के दो आइटम का नाम बताओ अगर याद हो तो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये सब नाम अगर नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, आएगा ना जब टाइम हम लोग पढ़ेंगे। मालूम है तो बोलिएगा प्लीज क्लास में, तो हमको ना पता चल जाएगा 4-5 दिन में कि आप लोग किस लेवल पे हो, कितना प्रिपेयर करके आए। क्योंकि इसके पहले बैच वाले बच्चे लोग दे वर वेल प्रिपेयर्ड, तो मेरे को इन सब में एफर्ट लेना नहीं पड़ा। आई होप कि तुम्हारी क्लास में भी मेरे को नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज वही स्टैंडर्ड के तो बच्चे आए होंगे ना बेटा, वो भी तो वैसे पास करके फाउंडेशन बीकॉम करके आए होंगे, आप जैसे करके आए हो, तो दैट वे इट विल बी कंफर्टेबल। बस जस्ट बोलना 2-3 दिन में मेरे को। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस के दो नाम बताओ। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बस और मत बोलो, बस अभी और बाकी नाम नहीं है, बाकी नाम विल बी डिस्कसिंग ऑन सम डे, इसका है अलॉटेड टाइम। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इसको बोलते हैं बेटा सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये सरप्लस है, बाकी सब रिजर्व्स है। क्या बोला, फिर से बोलो। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है ना, इसी को सरप्लस बोलते हैं। और बाकी जितना भी आइटम का नाम जिस किसी नाम से तुम सीखोगे इन द कमिंग टाइम्स, दे विल ऑल बी कॉल्ड रिजर्व एंड द नेम इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। सीए फाइनल में यानी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिजर्व्स एंड सरप्लस को नया नाम दिया गया है, अदर इक्विटी। इट हैज गॉट अ न्यू नेम, क्या नाम, अदर इक्विटी। तो अदर ये हो गया इक्विटी कैपिटल और ये हो गया अदर इक्विटी। तो क्योंकि ये इंड एस में बनता है, नहीं समझे, और इंड एस में इसका नाम कैपिटल और इसका नाम अदर इक्विटी है, तुम्हारी क्लास में अदर इक्विटी बोलेंगे, इट विल नॉट बी गुड, बिकॉज इन योर सिलेबस द नेम इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये जो जितने आइटम आप देख रहे हो ना, मान लो ये 5 आइटम है कोई कंपनी के, ये 5 आइटम 5 लेजर बैलेंसेस है, तो इनका कुछ ओपनिंग रहा होगा, इसमें कुछ ऐड हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, कुछ लेस हुआ होगा, और फिर तो क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। एक लेजर में डेबिट क्रेडिट दोनों होता है ना, हेलो, ऐड लेस दोनों होता है ना। मान लो मैंने आपको बोला कि ड्यूरिंग द ईयर मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में 100 करोड़ था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने 20 करोड़ का इक्विटी कैपिटल नया, बोलो वर्ड, इश्यू किया, एंड 30 करोड़ मैंने बाई बैक किया। क्या किया, बाई बैक। इट्स अ न्यू चैप्टर, यू विल बी लर्निंग इन आवर क्लास। ओके, सो 30 करोड़ मैंने बाई बैक किया, सो माई क्लोजिंग कैपिटल इज 90 करोड़। इसको बोलते रिकॉन्सिलिएशन कि ओपनिंग कितना था, बोलो, ऐड कितना हुआ, डिडक्ट कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये जो 5 आइटम है ना, इस 5 आइटम में ओपनिंग क्लोजिंग का रिकॉन्सिलिएशन देने के स्टेटमेंट का नाम है, नहीं ठीक से देखो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज नॉट अ रॉकेट साइंस। क्या होता है उसके अंदर, देख के बोलो सर। रिकंसिलिएशन होता है किसका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस का, फिक्स्ड असेट का, लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट का, नहीं सर उनका नहीं, फालतू बात कर रहे हो, किन का, कैपिटल का और रिजर्व्स एंड सरप्लस का। क्योंकि नाम देखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, बोलो क्या क्या, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 2 आइटम्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ आइटम्स। टुडे उसका टाइम नहीं है डिस्कस करने का, उसका वक्त आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उनके सारा आइटम का, एक एक आइटम का रिकॉन्सिलिएशन, कितना ऐड हुआ, कितना डिडक्ट हुआ, ऐड कहां से आया, डिडक्ट कहां पे हुआ, आज के दिन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उसके लिए क्या बनाते हैं, बोलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। लिखो, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। लिखो ना जी, लिखने में क्या शर्माना है, लेकिन एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है।
आपको बनाना नहीं है, पर क्या है इसको जानना था। नहीं समझे? मतलब आपकी बुक में इसका नाम है पर इसका काम नहीं है। ओके, बट एमसीक्यू तो पूछ ही सकता है ना 2 मार्क्स का, इसलिए इतना बड़ा पैराग्राफ लिखाया आपको। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट कॉपी में लिखो। ये ठीक पैराग्राफ पूरा समझ में आया एकदम, एवरीथिंग ओके। लिखो पैरा 2। अनुपम एक बार नीचे आओ, एसी चलाओ, गर्मी लग रहा है। अरे टेस्ट, आपका माइक ऑन है, जरा उसको बंद कर दीजिए। TEST के नाम से जो भी स्टूडेंट है वहां पे प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। फाइन। क्या लिखा बच्चों? इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जस्ट एक ब्रीफ आइडिया अभी देंगे, 3 दिन के बाद इसका थोड़ा और डिटेल्ड आइडिया आपको मिलेगा 2 to 3 डेज के अंदर। अगेन आई एम टेलिंग यू, छोटा क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर बेसिक जानकारी, थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। पूरा इंड एएस आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे। इंटायर सीए फाइनल सिलेबस इज इंड एएस, इंटायर इंटर का सिलेबस इज एएस। ये जो दो स्कूल ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये जो डुअल अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया में प्रिवेल करता है, ये बहुत साल तक प्रिवेल नहीं करेगा। इसको मिलना है। आज के दिन दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चलता है। बड़े लोग इंड एएस फॉलो करते हैं, छोटे लोग एएस फॉलो करते हैं। मैं एएस फॉलो करता हूं, मेरी कंपनियां भी एएस फॉलो करती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंड एएस फॉलो करता है। 1260 करोड़ जो प्री वेडिंग में खर्चा करेगा, हेलो, तो इंड एएस ही फॉलो करेगा ना जी। एसी चला दे थोड़ा सा, एक दो चल, साथ चलवा दे। लिखो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि अभी अभी ऊपर में इंड एएस का जिक्र आया था ना। कब आया था? जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में मैं बोल रहा था। क्या बोला था? कि ये सिर्फ इंड एएस वाली कंपनियां बनाती हैं। डन, ये याद रहेगा आपको 7 दिन तक, फिर उसके बाद एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। लिखो 2। रेडी? लिखो दीज आर द न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स these are the new set of accounting standards prepared in, ये वर्ड देखो तो कंफर्टेबल है क्या आप? पैरिटी विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ब्रैकेट में लिखोगे IFRS। लाइन का मतलब बताइए। Good. Ind accounting standards are prepared in parity with IFRS. सर अब IFRS क्या है? IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसका फुल फॉर्म है, यूके में फॉलो होता है, लंदन में। सारा यूरोपियन यूनियन फॉलो करता है, ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है, कनाडा फॉलो करता है।
सर यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा इसके अंदर जल्दी। सर अभी क्या कर रहे हैं वो लोग? यूएस गैप क्या फॉलो कर रहे हैं? यूएस तो यूनाइटेड स्टेट्स वाला यूएस हो गया, गैप हो गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो लोग का यूएस गैप है। बट दे विल कम इन टू IFRS सून, डोंट वरी। सुश्री संगीता, थैंक यू। आइए, सो एक बार फिर से बोलता हूं, IFRS कहां का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? यूके का, लंदन का। वहां के लोगों के बारे में बोला जाता है दे आर द बेस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या हंसो मत, दे आर दी बेस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनके यहाँ का अकाउंटिंग सिस्टम वर्ल्ड्स बेस्ट माना जाता है। साइंस नहीं है ना बेटा कि इसका साइंस बेस्ट है, उसका साइंस बेस्ट, साइंस सबका एक है। पर अकाउंटिंग तो आर्ट है ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहला क्लास में 11th-12th में सर लोग जब डेफिनेशन दिए होंगे तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सो दे आर द बेस्ट इन दिस आर्ट एंड इंटायर वर्ल्ड उनके ऊपर भरोसा करता है। तो उनके स्टैंडर्ड्स को IFRS बोला जाता है। और हमने जब इंड AS बनाया, कैसा बनाया? पढ़ के बताओ। इन पैरिटी विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। 3 ठो बात बोलूंगा, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में इसका नोट्स आएगा। 3 बात। पहला बात, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को देखकर हमने बनाया, ये सच है, पर ऐसा बोलने से इंसल्ट फील होता है। बोलो हाँ, इंसल्ट तो फील होता ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश किया कि इसका जो हार्ट एंड सोल है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट हमारा इकोनॉमी तो हमारा इकोनॉमी है जी। इंडिया में तो हम लोग एक खास तरीके से सोचते हैं चीजों के बारे में। तो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारा थॉट, हमारा वे ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारा अपना सिस्टम के हिसाब से अगर हमको कोई चीज को चेंज करना है तो हम चेंज भी करेंगे जल्दी। अगर हमको कोई चीज को हम आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द हार्ट एंड सोल, डोंट वरी। आपने अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 500 रूल बनाए हैं ना, 498 को हम टच भी नहीं करेंगे। क्या समझे? 498 ही रहेगा, 2 मेरा भी हो सकता है। नहीं समझे बात को? वहां पे तुम्हारा थॉट से मेरा थॉट अलग हो सकता है ना जी। अकाउंटिंग ही तो है, तुम कुछ सोचते हो, हम कुछ और तो सोच ही सकते हैं ना। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एकदम छोटा सा। कभी टी गार्डन गए हो? टी गार्डन, टी गार्डन जानते हो क्या होता है? क्या होता है टी गार्डन? चाय पत्ती का बगान। जिंदा है ना वो लोग, प्लांट सबकी मरा हुआ है, लिविंग है ना। हेलो, टॉक टू मी प्लीज बेटा। हाँ, आप ऐसे मत सोचो कि जी बैठ के सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कराएगा। फाउंडेशन पास करके आए हो। हेलो, आप बोले हम लोगों ने बनाया ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोला ना, तो हम उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हम सेइंग वो जो प्लांट है चाय पत्ती वाला, उसमें से क्या होता है? हर साल क्या होता है? उस चाय का पत्ती को तोड़ लिया जाता है, तो प्लांट मर जाता है क्या? फिर वापस से चाय पत्ती पैदा होता है, फिर अगला साल फिर तोड़ लेते हैं, फिर चाय पत्ती बन जाता है, फिर तोड़ लेते हैं। बोलो हाँ। उस तरह के प्लांट को देख क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बियरर प्लांट। रिपीट करो, बियरर प्लांट। हमारे हिंदुस्तान में बियरर प्लांट को फिक्स्ड असेट बोला जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोला जाता है? फिक्स्ड असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट पे मेजर करना अलाउड है, डेप्रीसिएशन लिखेंगे। बोलो हाँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो फिक्स्ड असेट हुआ ना बच्चा, तो कॉस्ट पे लिख के डेप्रीसिएशन करेंगे ना जी। बोलो ना हाँ। सिंपल बात समझ में आता तब तो हाँ बोलो रे बाबा, नहीं समझ में आता ना भी बोलो। बट समझ में आता तो मुंडी तो हिलाओ रे बाबा। 2 इंटरनेशनली क्या है मालूम? इनको बोला जाता है
फुल फॉर्म बोलो, 100 रुपए देंगे। बोल पाओगे? बायोलॉजिकल असेट्स। सर आप गंदे आदमी हैं, कैसे गेस करेंगे आप बताइए? छोटे बच्चे हम लोग, पहला क्लास में, 15 दिन के बाद आप गेस करने लग जाओगे, 15 डेज। उसके बाद ये वाला 100 रुपीज आप जीतोगे जरूर, गेस करने वाला। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बायोलॉजिकल? है ना ये लोग बायोलॉजिकल एसेट, जिंदा है ना बेटा, लिविंग प्लांट है ना, इनको बायोलॉजिकल एसेट बोलते हैं IFRS में। और हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, बियरर प्लांट वो लोग भी बोलते हैं बे। बियरर प्लांट को हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं और वो लोग बायोलॉजिकल एसेट बोलते हैं। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। 498 चीजें हम लोग सेम रखेंगे बोला ना मैं, पर 2 चीजें हम बदल सकते हैं ना। तो वो कहां कहां हमने बदला है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सर सिलेबस में नो, क्यों पढ़ा रहे हैं? तो सब फील ही नहीं आएगा ना कि कुछ जाने हो यार, लगेगा बेकार काम करके आगे घर में। सो प्लीज लर्न, मैं जो बोलता हूं मेरे को रोकना मत। तो इसको जानते हो वो लोग कैसे मेजर करते हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे, मार्केट प्राइस पे लिखते हैं। तो सर मान लीजिए प्लांट लगाया तो 200 करोड़ का लगा, तो पहला दिन तो 200 करोड़ में लिखोगे। उसके बाद सर ईयर एंड में मार्केट प्राइस बढ़ के 300 करोड़ हो गया, तो आप क्या बोलते हो? बढ़ा दोगे? हाँ बढ़ा देंगे। और सर प्रॉफिट होगा? सर ये सब समझते हो ना, असेट का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट होगा। हेलो हेलो हेलो, ये सब समझते हो ना? नहीं समझते पूछ लेना फट से, सर नहीं समझे बताइए, तो हम जर्नल करके भी बताएंगे, डोंट वरी। और समझते हो तो आगे बढ़ना। तो अब ये 200 से 300 करोड़ रुपए का अगर वैल्यू लिखोगे बैलेंस शीट में, एक बैलेंस शीट में एक असेट है बेटा जो 200 करोड़ में लिखा हुआ है, तुम उसको 300 करोड़ में लिखना चाहते हो, ईयर एंड में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लिखना होगा, प्रॉफिट PL में जाएगा। सर ये कंजर्वेटिज्म की ऐसी तैसी नहीं हो रही है क्या? सुने हो ना कंजर्वेटिज्म, सुने हो ना? हाँ हो रही है ऐसी तैसी। तो सर कंजर्वेटिज्म तो ऐसा रूल था जिसको पूरा फॉलो करते हैं, अभी नहीं फॉलो करते हैं। और IFRS वाला तो बहुत ही कम फॉलो करता है, हम लोग भी बहुत कम फॉलो करेंगे। तो फिर चिपक के मत रहना, कंजर्वेटिज्म भी टूटेगा 25-25 जगह पे। सर लेकिन सोचिए कैसा प्रॉफिट को PL में भेज दे रहे हैं, सोचिए ये रियलाइज नहीं हुआ, जस्ट एक चीज का दाम बढ़ गया और आप प्रॉफिट लिख दिए, वो भी PL में। कहीं रिवैल्यूएशन रिजर्व में लिख देते, किसी घटिया जगह पे लिख देते तो समझ में भी आता। आप PL में लिख दे रहे हो, इनकम में। इज इट नॉट साउंडिंग बैड? तुमको लग रहा होगा, तुम फाउंडेशन पास करके आए ना, तुम भी जब इंटर पास कर लेगा, फाइनल पढ़ लेगा, CA बन जाएगा, तुमको भी अच्छा लगने लग जाएगा। तुमको लगने लग जाएगा यार कंजर्वेटिज्म इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे इससे छुटकारा पाना जरूरी है। इट्स फाइन। क्या वो चेहरा क्यों उतर गया? ठीक है ना? सो गेट रेडी, ऐसा बहुत सारा बम फटेगा आजू बाजू में। ओके सो लेट मी स्टार्ट फिर से। हाँ क्या बोला बताओ तो? जब हमने इंड AS बनाया, हमने IFRS के हार्ट एंड सोल को डिस्टर्ब नहीं किया, चेंज नहीं किया, लेकिन हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर हमको कुछ कुछ चेंज करना पड़ा तो हमने किया। नहीं समझे बात को? हम हिंदुस्तानी है जी, कॉपी भी करते तो स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। डन। जानते हो इस चेंज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्व आउट। ये MCQ में आएगा। ऐसे चेंजेस को कार्व आउट बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 ऐसा चेंज हम लोगों ने किया है। से देयर आर इन टोटल 5000 रूल्स, 4980 को हमने चेंज नहीं किया, 20 हमने चेंज किया। जहां पे हमको लगा कि चेंज करना जरूरी है, हमने चेंज किया है। एंड ईच ऑफ दोज चेंजेस आर कॉल्ड, देख के बोलो प्लीज,
कार्व आउट्स, ये नोट में थोड़ी देर बाद आएगा, नॉट टुडे, टुमारो या डे आफ्टर टुमारो इसका नोट आएगा। ओके एक और चीज है, देखो तो कार्विन, गेस कर सकते हो? सर जो हमने चेंज नहीं किया उसको कार्विन बोलते हैं। नहीं तो फिर वो 4980 कार्विन है। हाँ सुनिए, मान लो उन्होंने 500 रूल बनाया, 498 हमने सेम रखा, 2 हमने चेंज किया, 1 हमने नया डाला। अरे भाई तुम भगवान थोड़ी हो, यू मे बी द बेस्ट, यू मे बी द बेस्ट, हम मानते तुम बेस्ट हो, पर तुम्हारे इंग्लैंड में ऐसा चीज होता ही नहीं है, तो तुम कैसे रूल बनाओगे? हमारे इंडिया में होता है। हेलो, कोई कोई चीज तुम्हारे यहां नहीं भी तो होती होगी जी, दिन भर तो ठंड में पड़े रहते हो पूरा साल तुम लोग, सूरज देखते ही नहीं हो 8-8 9-9 महीना तक, हम लोग तो रोज देखते हैं। तो हम सॉरी, यहाँ तो हमारे यहाँ पे अगर कोई रूल का जरूरत है और IFRS में वो रूल, जल्दी बोलो यार, नहीं है, तो हमको वो रूल भी तो बना के देना पड़ेगा। दोज आर कॉल्ड कार्व इन। 3 लाइन बोला मैंने, हार्ट एंड सोल को हम डिस्टर्ब, जब जब चेंज लाना होगा चेंज का नाम कार्व आउट दे देंगे, नया चीज डालना होगा कार्व इन। ये MCQ के क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ी देर के बाद लिखाऊंगा। एक बार फिर से बोलो, क्या लिखा तुमने? दीज आर दी, इंड एस का डेफिनेशन बोला मैंने, दीज आर दी, सब ठीक? ये लाइन समझ में आया हुआ है? पैरा चेंज करके B नंबर, इसको A बना दो, ऊपर वाले को A बना दो, अब लिखो B। IFRS are prepared, IFRS International Financial Reporting Standards are prepared in, नहीं दिखाई दे रहा बच्चा, आप परेशान हो रहे हो, गर्मी लग रहा है, ओके तो बोलिए, आप आराम से बोलिए कोई भी चीज को लेकर के, डोंट वरी। मेरे को आपका चेहरा देख के फील करना पड़ रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, ऐसे थोड़ी हम देखते रहेंगे चेहरा आपका, कौन कौन परेशान हो रहा है। बी वोकल प्लीज। अनुपम एक तो AC चला, और 2 नंबर क्या लिखा? प्रिपेयर्ड इन यूनाइटेड किंगडम, फुल स्टॉप। These are followed by a large number of countries. IFRS के बारे में लिखा रहा हूं क्योंकि ऊपर में IFRS एक वर्ड आया था ना, तो बाई चांस कोई एक तो MCQ आ जाए उसके ऊपर, उसके लिए लिखा रहा हूं ये। हाँ, these are, एक तो AC और चला, हाँ नहीं वो 2 नंबर या 3 नंबर चला, 3 नंबर चला दे, चल 4 नंबर चला दे। क्या लिखा? दीज आर फॉलोड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एटसेट्रा। डन। इंडिया में थोड़ा सा खाली स्टोरी बताता हूं, लिखेंगे बाद में। 2016-17 कितना साल पुराना बात हो गया? 6 साल पकड़ लो, 6 से 7 साल पुराना बात हो गया। 6-7 साल पहले इंडिया में इंड एस एप्लीकेबल हुआ। सो आज के दिन इंड एस इज ए 6 ईयर 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, छोटा बच्चा है पर बहुत सुंदर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1977 से है,
77 से, हाँ 77 से होगा। अब एग्जैक्टली मेरे को डेट और ईयर याद नहीं आ रहा है, पर एज तब से है। आज के दिन एडल्ट सॉलिड सा स्ट्रॉन्ग चाइल्ड है, इंड एज नया बच्चा है, बट फार टू बेटर, फार टू स्ट्रॉन्ग। एंड कौन लोग फॉलो करते हैं, सुनना, बोला नहीं मैंने अभी तक, वो कंपनीज फॉलो करती हैं जो लिस्टेड हैं। क्या है? लिस्टेड हैं। लिस्टेड मतलब जिनका स्टॉक एक्सचेंज में नाम लिखा हुआ है, जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिनका शेयर का खरीद बिक्री होता है स्टॉक एक्सचेंज में। one of the example is Reliance Industries Limited, another example is Tata Steels, another example is Tata Motors, another example is Infosys। नाम सुना है किसी का भी इसमें से? सबका सुना है? गुड। क्या लिखा देख, कौन ओन करता है? ये हम लोग ओन करते हैं सर। आप लोग मतलब टाटा मोटर ओन करता है, तो हम भी तो टाटा मोटर को ओन करते हैं, हम शेयर होल्डर हैं। भले मेरे पास 1000 शेयर ही हो, 1000 भी क्या, 3000 शेयर होंगे मेरे पास। 1000 क्यों, 30 लाख का माल है भाई, कम थोड़ी है। अरे 3000 शेयर तो 30 लाख का माल हो गया ना, 1100 रुपए दाम है, 1000 रुपए दाम मान लो। सो आई ओन जगुआर। सर खरीद के रखे? नहीं नहीं, आई मतलब आई बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर, सो आई एम द ओनर। अरे शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हो ना आप लोग। सो आई एम ओनर ऑफ टाटा मोटर, भले फ्रैक्शनल ओनर होंगे पर है ना। एंड टाटा मोटर ओन्स द ब्रांड कॉल्ड जैगुआर। चले आगे। तो ये जितनी कंपनियां है ना सर, दे आर ऑल लिस्टेड कंपनीज, और इनको अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एज से बनाना पड़ता है। ये एक ही बार बोलेंगे, आगे बात नहीं होगा इसका। एमसीक्यू में रेलेवेंट है, ध्यान रखिएगा। गॉट इट? और कौन लोग इंड एज फॉलो करते हैं मालूम? अनलिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ, नेटवर्थ नॉट टर्नओवर, नेटवर्थ, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको इक्विटी भी बोला जाता है। आज के दिन इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड एक ही है। क्या बोला? इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड नाम सुना है? शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस के कॉम्बो को बोलते हैं ना शेयर होल्डर्स फंड। बोलो यार, उसी का दूसरा नाम इक्विटी है। तो और इक्विटी का ही दूसरा नाम नेटवर्थ है। 3 नाम इक्वल बताओ। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी। तो अगर किसी कंपनी का इक्विटी 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको भी इंड एज फॉलो करना पड़ेगा। तो लिस्टेड कंपनी का नेटवर्थ चाहे कितना भी हो, उसको तो इंड एज फॉलो करना ही है। और क्या सीखे? अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 250, ये लिखेंगे हम लोग। आप लोग अपने मन से कुछ मत लिखो बेटा कॉपी में। अगर अपने मन से कुछ लिखना हो तो भी मेरा नोट में हम तो लिखाएंगे ये सब सारा चीज। सो अननेसेसरी कॉपी को गंदा करने का कोई मतलब नहीं है। आई विल बी गिविंग नोट टू एवरीथिंग, बट फिर भी किसी को कुछ लिखने का मन है, मैं रोकूं कैसे? नहीं समझे? फील्स बैड ना। तो आप कुछ भी लिखना हो आप लिखो, बट ये सब चीजें मेरे नोट्स में आएंगी अभी। सो एक बार आप रिपीट करो। ऑल listed companies will have to follow Ind AS. Clear है? And those unlisted companies with net worth greater than equal to 250 crores. 250 crore जोक नहीं होता बेटा, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, नहीं हुआ मेरा। 1/5 भी नहीं हुआ है। So समझ गए होगा अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया। Anyway, now leave it. So what I'm saying is, अरे नहीं हुआ उतना भाई, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कंपनी का नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब समझ रहे हो बेटा? ओनर्स फंड, ओनर्स इक्विटी, अपना पैसा। टर्नओवर नहीं है कि माल बेच के सेल आया है। सेल तो छोटा छोटा कंपनी भी 1000 करोड़ रुपया कर लेता है, पर नेटवर्थ 250 करोड़ रुपया इज ए बिग थिंग। यू अंडरस्टूड? नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से इक्वल टू या मोर है अनलिस्टेड कंपनी का,
वो लोग भी इंड एस फॉलो करेगा. सो ऑल लिस्टेड कंपनीज विल फॉलो इंड एस एंड ओनली दोज अनलिस्टेड कंपनीज जिसका नेटवर्थ थोड़ा बड़ा साइड में हो वो लोग इंड एस फॉलो करेगा. तो बाकी सारा कंपनी एस फॉलो करेगा. अब आप समझे दोनों क्यों है. दोनों मतलब एस और इंड एस दोनों क्यों जिंदा है. अरे बहुत सारी कंपनियों को एस फॉलो करना है. कितने लोग होंगे जी. लिस्टेड कंपनियां कितनी होंगी हिंदुस्तान में. मैक्सिमम 4000 लिस्टेड कंपनियां बोल रहा हूं. 4000 5000 ज्यादा थोड़ी होगी. नहीं होगी. और 250 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ. मैं एकदम प्योर हिंदी में बात कर रहा हूं. कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना आप लोगों को. 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ वाला अनलिस्टेड कंपनी कितना होगा. और 2000 जोड़ ले तो टोटल कितना हुआ. 6000. ओनली 6000 कंपनीज को इंड एस फॉलो करना है. रजिस्टर्ड कंपनी 1,25,000 से ज्यादा होगी. हेलो. कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज मोर देन 1,25,000 पक्का होगा. हमको आइडिया नहीं है. लॉ के टीचर बेहतर बताएं. कल सिद्धार्थ से पूछ के आना. सर ने बताया कि 11 लाख के आसपास. 11 लाख बताओ. 11 लाख. थैंक यू वेरी मच. तो मैं तो बहुत अंडरस्टेट कर रहा था. नहीं मेरे को लॉ में इतना दिमाग नहीं लगा था. बट 11 लाख उसमें से खाली 6,000 इंड एस. 10,94,000 को भी तो बनाना पड़ेगा बुक्स. हेलो. हाँ तो बोलो यार. तो वो लोग एस फॉलो करेंगे. नहीं समझे. आप लोग जब सीए बन जाएंगे ना, मान लो अपना प्रैक्टिस करेंगे, आपको सीधा इंड एस वाली कंपनियां काम नहीं मिलेगा. बड़ी कंपनियां है ना, उसके लिए पहले आपको बड़ा होना पड़ेगा. तो शुरू शुरू में आपको एस वाला ही काम मिलेगा. मैं बता देता हूं अभी से. यू गॉट द पॉइंट. या फिर किसी केपीएमजी पीडब्ल्यूसी और उसमें ज्वाइन कर लीजिए. नौकरी करेंगे तो आपको इंड एस कंपनियों का काम मिलेगा. बिकॉज इंड एस कंपनियों का काम पीडब्ल्यूसी को मिलता है. बड़ा काम है ना. सिंपल. आइए आगे चलते हैं. कॉपी में लिखो. 11 लाख कंपनियां इंडिया में रजिस्टर्ड. हाँ तो 7-8 तो मेरी है. सर कोई लिस्टेड नहीं है. नहीं. किसी का नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर नहीं है. 5 करोड़ से ऊपर भी नहीं है. आई होप समडे one of my companies will follow Ind AS. Forget listed funded. Ind AS में घुस जाए मेरा तो उसी से काम हो जाए. नहीं सर इतना पैसा है फिर भी हाय हाय. मारवाड़ी लोगों का पैसा का हाय हाय कभी खत्म. कितने लोग मारवाड़ी हैं क्लास में. दो जुआर मारवाड़ी. ओके ओके ओके. आम ऑल्सो. बहुत जोक सुनाएंगे मारवाड़ियों के ऊपर हम. हाँ. और सारे खराब खराब. मारवाड़ी को हम कभी भी अच्छा नहीं दिखाएंगे मेरे जोक्स में. एंड हम भी मारवाड़ी हैं. चलो लिखो. क्या लिखा. हाँ अब लिखो बी. बी हो गया ना. सी. Ind AS was first introduced in India Ind AS was first introduced in India in. देखें याद है कि नहीं बोलो. 2016-17. फुल स्टॉप. डी नंबर. Ind AS is applicable. Ind AS आर कर देना. हाँ बिकॉज एक ठो थोड़ी है 100 ठो है. माने 100 नहीं 40 ठो है. Ind AS आर एप्लीकेबल ओनली ऑन. नीचे दो बात बताओ अभी अभी जो बोले. लिखो ऑल लिस्ट. लिखो लिखो पहले लिखो ऑल लिस्टेड कंपनीज
अनलिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ बोलो। आप लोग समझ गए क्या ये बात? हाँ, बाकी सारे लोगों को नहीं, बाकी सारे लोगों को क्या फॉलो करना है? एएस फॉलो करना है। ये चीज देख लिए, आप पक्का समझ गए? हाँ, श्योर, गलती नहीं होगा मुंह से, पक्का। देख, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ अभी मैं देख के आ रहा था 10 लाख करोड़ रुपया है। मैं देख, अभी मेरा दोस्त आया था आतीश बोल करके, मेरा एक फ्रेंड है आतीश शाह, सीए इंटर सीए फाइनल मेरा स्टूडेंट है, अभी मेरा अच्छा फ्रेंड है, इंटर में भी रैंक था, फाइनल में भी रैंक था, एकदम इनिशियल बैच के स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो अभी बैठा हुआ था उसी के साथ, तो हम लोग बोले यार 1260 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है प्री वेडिंग में, वेडिंग बाकी है, प्राइवेट जेट भेजा सबको लाने के लिए, पर्सनल, विराट कोहली को नहीं बुलाया, समझिए मतलब। एनीवे, क्या बोल रहा था, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 10 लाख करोड़ है, उसको भी तो अपना बैलेंस शीट बनाना पड़ता होगा, पीएल वगैरह बनाना पड़ता होगा, क्या फॉलो करता होगा? रॉन्ग, एएस फॉलो करता है। हाँ, अपना बात रहा, कंपनी थोड़ी है। मुकेश अंबानी का बैलेंस शीट पूछा, रिलायंस का पूछा क्या मैं? गलती समझे कहां पे हुआ? एमसीक्यू में यही गलती होगा। किसने बोला एएस? उधर किसने बोला? यहां पे किसी बच्चे ने बोला एएस फॉलो होगा, गुड बॉय। क्यों बोला? यस, मुकेश अंबानी इज एन इंडिविजुअल। मैंने लिखा मुकेश अंबानी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने लिखा मुकेश अंबानी लिमिटेड, मैंने क्या बोला? मुकेश अंबानी। सो ही इज एन इंडिविजुअल एंड इंड एस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कंपनीज। यहां भी कंपनीज, यहां भी कंपनीज। तो सर हम लोग तो फंस गए। यस, हम तो बोले थे गलती करेंगे आप लोग। सो बी केयरफुल, एमसीक्यू में इस तरह का घटिया क्वेश्चन बना के भी फेल किया जाता है। ये तो एकदम ही घटिया टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? आप सोचिए ना, मतलब कौन ध्यान दे? यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है, नेटवर्थ पे फोकस रहेगा ना हमारा, तो मेन फोकस उस वक्त नेटवर्थ पे रहेगा। सो बी केयरफुल, ओके। एंड ये सब केयर सिर्फ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू उन्होंने इस साल ऐड किया है। अकाउंट्स में कभी एमसीक्यू नहीं आया, ये पहली बार ऐड हुआ है। सो इसलिए ये सब लिखाना जरूरी है, इस डेप्थ पे बात करना जरूरी है, इसलिए 125 क्लास लगा। नहीं तो 70-75 क्लास में 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना चाहिए, नहीं? बट ये लगा, उपाय नहीं है, लगेगा। ओके, चलिए क्या क्या लिखा फिर से बोलो तो, 4 पैराग्राफ को। न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है प्रिपेयर्ड इन पैरिटी विथ आईएफआरएस। नेक्स्ट, आईएफआरएस यूके में बनता है। नेक्स्ट, इंड एस 1617 में इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट, हाँ, इंड एस लिस्टेड कंपनियों पे एप्लीकेबल है और अनलिस्टेड, ऑल लिस्टेड कंपनीज, हाँ, वेदर नेटवर्थ 0, नेगेटिव नेटवर्थ, पॉजिटिव नेटवर्थ, नील नेटवर्थ। नेगेटिव नेटवर्थ कैसे पॉसिबल है? लॉस मेकिंग कंपनीज, जिसका कैपिटल खत्म हो करके रिजर्व सरप्लस का लॉस कैपिटल से ज्यादा हो गया है। सर नहीं समझे? समझे? कोई भी बोलो क्या समझा? कैपिटल 100 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 120 करोड़। पॉसिबल है कि नहीं? पहले बोलो। अरे इतना लॉस हो गया, 1-2 साल में करेगा क्या कंपनी? तो सर नेटवर्थ इज इरोडेड फुल्ली। यस, इसी को बोलते हैं नेगेटिव नेटवर्थ कंपनीज। दीज आर नेगेटिव नेटवर्थ कंपनीज। तो नेगेटिव नेटवर्थ कंपनी भी अगर लिस्टेड है, इंड एस एप्लीकेबल होगा। और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए मोर देन इक्वल टू 250 करोड़ का नेटवर्थ होना जरूरी है फॉर इंड एस टू बी एप्लीकेबल ऑन देम। कंफर्टेबल? गुड। पैराग्राफ नंबर 3 लिखोगे।
लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। A number point. These are old set of accounting standards. Old, लिखो old set SET of accounting standards applicable on नीचे रोमन 1 रोमन 2, हाँ पहले रोमन 1 में लिखो कंपनीज ऑन विच Ind AS are not applicable. Ind AS are not applicable. चलेगा ये वाला बात? इसको इजी कर दो तो ये तो घटिया लैंग्वेज लिखा दिया मैंने, आप अच्छा कर दो। हाँ और अच्छा करो। लेस देन, इक्वल टू होने से उधर चला जाएगा, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा। फिर एक तो गलती सोचो क्या बोली उस बच्ची ने अच्छा बोला, बच्ची ने बोला कंपनीज जिसका नेटवर्थ इज लेस देन 250 करोड़। वहां एक वर्ड मेरे को और चाहिए, अनलिस्टेड। ये वर्ड होना चाहिए ना, कि कंपनीज बोलने से तो लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों समझेंगे ना हम लोग। लिखो दैट इज, IE करके लिखो, दैट इज अनलिस्टेड कंपनीज with net worth less than 250 crores. दोनों में से कोई भी एक वर्ड एग्जाम में लिखना आपको। हाँ आप अगर सेकंड वाले लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो चलेगा, पहला भी चलेगा। कंपनी इज नॉट फॉलोइंग इंड AS, उनको AS फॉलो करना पड़ेगा। जो इंड AS में है वो इंड AS फॉलो करेंगे। हम लोग ऐसे बोलते हैं, बड़ी कंपनियां इंड AS, छोटी कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डन। 2 में लिखो अदर एंटिटीज ब्रैकेट में लिखो नॉन कॉर्पोरेट्स। कंपनियों को कॉर्पोरेट्स बोला जाता है। अदर एंटिटीज विच आर रिक्वायर्ड to get their financial statements audited अच्छे से केयरफुली इस लाइन को एक आध मिनट तक पढ़ो, देखो, समझो, एंड देन से कि सर वी आर ओके और से नो सर वी आर नॉट ओके। आराम से पढ़ो, टाइम लो, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट पढ़ो। नहीं पढ़ो ठीक से। यहां पे क्या लिखा हुआ ये बताओ। हाँ नॉन कॉर्पोरेट। मैं जैसे आई एम एन इंडिविजुअल, सो आई एम नॉन कॉर्पोरेट। हेलो एवरीबॉडी, सुदर्शन अग्रवाल हु इज एन इंडिविजुअल, वो भी तो अपना बैलेंस शीट बनाता है ना जी। एंड देयर इज ए कंपनी कॉल्ड प्रेप लर्न प्राइवेट लिमिटेड। आपने जिसको अपना वो दिया, क्या नाम, पेमेंट, आपको मालूम है? आपने जो पेमेंट किया है वो प्रेपरेटरी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड को किया है। यू नो, यू डोंट नो? ओके, जो भी हो, आपने कंपनी को पेमेंट किया है। हम उस कंपनी का एक एम्प्लॉई हैं या हम उस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
उस कंपनी को और भी लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनी हमको समझ लो कि सैलरी देती है। यू गॉट द पॉइंट? सो व्हाट आई एम सेइंग कि कंपनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को तो एस नहीं तो इंड एस फॉलो करना ही पड़ेगा। बड़ी कंपनी हो गई तो इंड एस, छोटी कंपनी रही तो एस। पर जो नॉन कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज, हेलो, बहुत सारे लोग हैं ना जी जो लोग बुक्स बनाते होंगे, क्या वो सारे लोग एस फॉलो करते हैं? नहीं, जिनका ऑडिट होता है ना, वही लोग एस फॉलो करते हैं। तो सर एस के अलावा भी कुछ और है क्या जिसको फॉलो लोग करते हैं? कुछ और नहीं है, बस एस फॉलो करते हैं और एस फॉलो नहीं करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड थर्ड थिंग। इंड एस है, एस है, और फिर जो नहीं किया वो नहीं फॉलो करता है। बड़ी कंपनियों को इंड एस फॉलो करना ही करना, हेलो, छोटी कंपनियों को एस फॉलो करना ही करना। और वो जो नॉन कॉर्पोरेट्स बच गए, उनका अगर ऑडिट हुआ तो एस फॉलो करना है। अगर ऑडिट नहीं होता तो आपको जो करना कर लो, आपका जो मन आए कर लो, हम लोग नहीं रोकेंगे। लेकिन एस उनको जरूर फॉलो करना है जिनका, क्लोज करो, जिनका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है। नाउ यू कैन आस्क मी कि सुदर्शन अग्रवाल इंडिविजुअल, क्या सर आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है? यस। सर कौन है आपके ऑडिटर? केडिया अग्रवाल एंड एसोसिएट्स। कौन है उसमें? अग्रवाल का परसों शादी था, मैं गया था उसमें, मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं, अभी मेरे ऑडिटर हैं। बताइए, मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, हम जो पढ़ा है उसी को यूज करके। बताइए कितना गलत बात है। एंड केडिया जो है वो मेरा भांजा है। क्या बोल रहे हैं? अरे फीस नहीं लेता, 3 लाख रुपए देते हो सब मिला के, गजब करते हो। सब मिला के बहुत सारा, मेरा अकेला का नहीं, बहुत सारा फर्म्स, मेरी कंपनियां भी तो है ना, मैंने बोला ना 7-8 कंपनियां हैं मेरी, उन सब का मिला करके लेता होगा तो 2.5 लाख 3 लाख तो लेता ही होगा, बट बहुत कम लेता है। हम भी बता, हम तो केडिया को पढ़ाए तो फीस नहीं लिए थे, बट अग्रवाल से तो लिए थे। ठीक ही बोला इन लोग से फीस छोड़िए, इसके फीस का क्यों बोला तुमने? फीस नहीं लेता, किधर तेरा दिमाग जाता है? एक तो लड़की तुम, पैसा के बारे में इतना क्या सोचना है? हाँ तो ठीक है, बट अभी मेरा दिमाग हिला दिया आप। इधर आइए, हम भी सोचने लगे क्यों इतना फीस देते हैं इनको, कम देते हैं, ज्यादा देते हैं। लीव नाउ, लेट्स कम टू द पॉइंट बच्चा लोग। वो नॉन कॉर्पोरेट्स जिसका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, उनको भी एस फॉलो करना है। उनका नेटवर्थ नहीं देखा जाता, 100 करोड़ है कि 500 करोड़ की 5000 करोड़ की 5 लाख करोड़। सिर्फ ये देखा जाता है कि ऑडिट हो रहा है, बोला हाँ हो रहा है, तो एस फॉलो करो। सो एक इंडिविजुअल लाइक मुकेश अंबानी जिसका नेटवर्थ 10 लाख करोड़ है, बताओ राधिका मर्चेंट बैठे बैठे 3 लाख करोड़ की मालिक हो गई। हेलो, क्यों बोला 3 लाख करोड़? 2 बेटा 1 बेटी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और वो बेटी ईसा अंबानी, इक्वल बांटेगा तो 3-3 लाख करोड़। और हिंदुस्तान में बेटियों को देता कौन है शेयर? 2 बेटा का 5-5 लाख करोड़ है। राधिका मर्चेंट के बाप के पास 700 करोड़ रुपए टोटल, प्री वेडिंग में 1260 करोड़ खर्चा हुआ है। हेलो, फिगर देख के मेरा तो इधर उधर हो जाता दिमाग। बहुत बड़ा हुआ ना कुछ परसों हिंदुस्तान में, फिनेंशियली बहुत कुछ हुआ। एनीवे, लीव। क्या लिख रहे थे बेटा हम लोग? अदर एंटिटीज जिसमें नॉन कॉर्पोरेट्स आते हैं, विच आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड, उनको भी एस ही फॉलो करना है, चाहे उनका नेटवर्थ 5 लाख करोड़ हो
या 5 करोड़ हो, मतलब मैं भी एएस फॉलो करता हूं, मुकेश अंबानी भी एएस फॉलो करता है। क्लियर? नाउ मेरी एक कंपनी है PR एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, छोटा नेटवर्थ, अनलिस्टेड, हार्डली 10 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होगा, उतना होगा नहीं, छोटी कंपनी, कंपनी का नेटवर्थ है 10 करोड़ मान लो, हाँ 8 ही पकड़ लो। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़। कमेंट करिए, एस इंडेस, आराम से सोच के बोलिएगा। मेरी कंपनी के बारे में जो पूछना है पूछिएगा, नहीं समझे? जो मतलब एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से, ये नहीं करते क्या है, कहां फैक्ट्री है, क्या है। नहीं, कंपनी है, कंपनी का तो ऑडिट होना ही पड़ेगा। कंपनी में ऑडिट फॉडिट नहीं देखते, कंपनी मनी ऑडिट नहीं। बच्ची का डाउट क्लियर करूं, बच्ची ने देखो क्वेश्चन पूछा बेचारी ने, बच्चे छोटे हैं जी, पूछिएगा आराम से, हम कभी नहीं लड़ेंगे, बिंदास पूछिएगा। बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, सर आपकी कंपनी का ऑडिट होता है क्या? हर कंपनी का ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। कंपनी में ऑडिट होता है नहीं होता है देखा नहीं जाता, कंपनी ऑडिट। सर आपका कंपनी लिस्टेड है? नो, अनलिस्टेड। नेटवर्थ 8 करोड़। क्लियर है ना? सो माई कंपनी विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, तो ये लोग ऑडिटर लोग इंडिया जानते भी नहीं, ये लोग सब 2016 के पहले के पास आउट्स हैं। हेलो, इनको अभी मेरे से इंडिया का क्लास लेना पड़ेगा, और फिर मेरे अरे सच्चा बात है, मैं जानता हूं नहीं लोग कब कब पास किए हैं, मेरे ही तो भांजा भांजी लोग सब। सो एनीवे, नाउ यू हैव गॉट द आइडिया, क्रक्स आपको पता चल गया, और 2 अकाउंटिंग सिस्टम क्यों है ये भी पता चल गया। छोटे लोग ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते क्लोज, लास्ट बार। छोटी कंपनियां एएस फॉलो करेंगी, बड़ी कंपनियां इंडेस, और सारे बड़े छोटे नॉन कॉर्पोरेट्स एएस ही फॉलो करेंगे। एकदम क्लियर है या डाउट है मन में? बोलो बेटा। ये हाँ, ये आप लोग पढ़ेंगे टैक्स की क्लास में। नॉन कॉर्पोरेट्स में एक ही ऑडिट रेलेवेंट होता है, वी कॉल इट टैक्स ऑडिट। ये टैक्स की क्लास में आप पढ़ोगे। नीचे लिखो, देखिए बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और जिस दिन टैक्स की क्लास में पढ़ोगे हमको आके बोलना, सर आपका तो टर्नओवर फिर इतना है, हाँ तो दिन बात करेंगे। तो एक एंटरटेनमेंट के लिए छोटा सा जगह छोड़ के रखते हैं, लिखो कॉपी में। कितना नंबर पॉइंट है बेटा? ए चल रहा है, अब लिखो बी। ICAI has developed and announced, बच्चों मैं ना 32 नहीं बोल रहा हूं, उन 3 को बात समझे, कौन सा 3? 30, 31, 32, उनको बातचीत का एजेंडा में नहीं ला रहा हूं, क्योंकि वो कभी एप्लीकेबल हो ही नहीं पाए, वो लाफेबल मटेरियल होके रह गया वो तीनों। ओके, फाइनल में पढ़ाना पड़ा था मेरे को 4 साल, सीए फाइनल के सिलेबस में था। 4 years I taught them, but then nobody has ever applied them. CA students only followed them. लिखो, क्या लिखा? 29 number of accounting standards. 29 number of accounting standards. बोल बेटा। 29, ICAI has developed and announced 29 number of accounting standards. अब AS लिखना चालू कर देना, बार बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लिखोगे? फुल स्टॉप। AS 6 and AS 8.
are withdrawn. Full stop. So we are left with So we are left with 27 accounting standards. We are left with 27 accounting standards and ये सारे हमारे सिलेबस में हैं. डन. हम लोगों को ये सारे पढ़ने हैं. आज आपका एक छोटा सा होमवर्क है. अभी जहां पे आपने कॉपी छोड़ा है ना, वहां करीब करीब 30 लाइंस छोड़ दीजिए. 35 लाइंस. एक लिस्ट बनाइएगा. ठीक है. ये मेरा पैराग्राफ नंबर सी होगा. लिखो सी. लिखो लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये आपका होमवर्क है, यहीं पे लिखिएगा प्लीज. ठीक है. लिस्ट ऑफ, वहां लिखो ना सी. सी में लिखो. बी के ठीक नीचे सी लिखो. ओके. फिर जितना पेज छोड़ना हम बताएंगे. क्या लिखा? लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब आपको करना क्या है सुनो. ऐसे 2 कॉलम बनाइएगा. नंबर, नेम. नेम बोलिए या टाइटल बोलिए. नेम खराब लगता है. टाइटल ऑफ एस बोलते हैं हम लोग. तो जैसे आप यहां पे लिखेंगे AS1. या आप ही नहीं करना है, घर में करना है. AS1. इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. तो यहां लिखना है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग. अभी नहीं, घर में. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. फिर मान लो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. फिर मान लो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. AS5 net profit or loss for the period, prior period items and changes in the accounting policies. AS6 obsolete. अरे जल्दी. अभी तो बोला ना AS6 विड्रॉ हो गया, तो कनेक्ट करना चाहिए था ना. ऑब्सोलिट क्यों? ये नाम है क्या ऑब्सोलिट? ऑब्सोलिट मतलब विड्रॉन. AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. AS8 ऑब्सोलिट. हाँ भाई विड्रॉन जो भी बोलिए. AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. AS10 ना, AS10 बोलो. अभी बोले थे आप लोग. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. आप तो पढ़े हैं ना AS10. थोड़ा सा ही पढ़े होंगे. हम लोग को 4 क्लास पढ़ना पड़ेगा. 4 दिन 10 घंटा. इतना डेप्थ में पढ़ना होगा. तो ऐसे सारा एस का ऐसे नंबर और उनका नाम ये आप लिख पाओगे पक्का. अगर आप नहीं लिख पाते हो तो ये रहा यहां पे पूरा लिस्ट है, देख लो आपके बुक में. पर सीरियली नहीं है. सीरियली करके आपको लिखना है कॉपी में. अरे घटिया सा होमवर्क है यार. हाँ बोल दो. घटिया सा होमवर्क नहीं है. नंबरिंग करके सजा लीजिएगा प्लीज. ओके. 1 to 29, 6 and 10 डैश करके या तो विड्रॉन लिख दीजिएगा, नहीं तो लिखिएगा ही नहीं उसका नंबर. सो दिस इज योर होमवर्क. इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते लिखा करके. ये 10 मिनट का टाइम आई वांट टू सेव. ओके. अच्छा, 1-2 बात और बता दूं, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं. सुनो, आई विल बी टेकिंग माई क्लासेस 6 days a week है ना आप लोगों का. 6 days a week है. मंडे टू फ्राइडे our class will be 4:30 to 7 and Saturday it's 2 to 4:30. डन. मेरी लाइफ में मेरा 2 ही पैशन है. एक स्टॉक मार्केट, एक पढ़ाना. पढ़ाने को 28 साल मैंने दिया. ओके. एक दिन में 4 क्लास लेता था. मॉर्निंग 7 to 10, 11 to 1:30, 2 to 4:30, 5 to 8. धीरे धीरे कम करते गए. फिर भी 2 क्लास 3 क्लास होता ही था. अभी मेरा जो दूसरा पैशन है, सेकेंड इनिंग अपनी लाइफ की उसमें खेलनी है. फर्स्ट इनिंग आई हैव प्लेड. अभी आते ही तुम लोगों को क्या बोला? होपफुली दिस मे बी माई लास्ट लाइव बैच. लास्ट बैच नहीं,
इट्स नॉट माई लास्ट बैच. पढ़ाना नहीं छोड़ सकता मैं. दैट्स माई फर्स्ट लव. सो पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, कैसे भी हो कनेक्टेड रहेंगे हम बच्चों के साथ. इस तरह जो फुल फ्लेजेड लाइव बैच है ना, जिसमें मैं 1 से लेके 125 नंबर क्लास लाइव पढ़ाऊंगा, रोज 4 बजे 4:30 बजे आऊंगा, 7 बजे तक पढ़ाऊंगा, ये शायद मैं आखिरी बार कर रहा हूं. ये भी हम कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हमको ये भी लग सकता साला फिर हम करेंगे क्या. अब समझ रहे, एक आदमी 28 साल से कंसिस्टेंटली यही काम कर रहा है, फिर अचानक उसको लगा कि अभी नहीं पढ़ाना है. तो नहीं पढ़ाए बिना रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा, ही डजंट नो ना. तो फ्यूचर में हु नोज. पर मेरे को लगता है कि ये रोज एक ही टाइम पे जाना फिर आना, आप समझ रहे हो बात को. आदमी बन जाता है, आज सुबह क्लास है यार, आज शाम को क्लास है यार. मॉर्निंग बैच मैंने लास्ट ले लिया ऑलरेडी. 28 साल से रोज सुबह 5 बजे उठना, 7 बजे क्लासरूम पहुंच जाना, 5:30 पे उठते हैं, 6:30 पे रेडी होकर के निकल के यहाँ 7 बजे से क्लास लेते हैं. 28 साल से किया, अभी बंद कर दिया. लास्ट मॉर्निंग बैच, लास्ट क्लास वॉज ऑन 1st of March. अभी 6 दिन पहले. होपफुली लाइव बैच ये वाला लास्ट रहेगा. बट आई डोंट नो, अगेन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. अगर मुझे लगेगा यार हम तो बेकार हो गए, करें क्या अभी, चलो किसी को ढूंढते हैं पढ़ाने के लिए, ये भी तो हो सकता है नहीं. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नॉट कॉन्फिडेंट, बट स्टिल. स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक खुलता है, मालूम तो होगा. इस टाइम पे मेरी क्लासेस नहीं है. इस सेमेस्टर से 28 साल के बाद, नहीं तो 11 to 1:30 मेरी क्लास होती थी, 2 to 4:30. अभी भी 2 से 4:30 में क्लास लेता था. ये जो जिनकी एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना इन बच्चों की, 2 to 4:30 करके ही लेता था. अब मन नहीं है. सो विश मी लक इन द स्टॉक मार्केट. आई नो आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, बट स्टिल आई नीड लक ना. नहीं, हाँ ये बढ़िया बुद्धि है, बोला स्टॉक मार्केट का क्लास ले लीजिए. हाँ दोनों पैशन पूरा हो जाएगा. नहीं साला सोचा ही नहीं कभी. हाँ मार्केट का मार्केट, पैसा का पैसा. और मारवाड़ी को क्या चाहिए बता तुम. हाँ पैशन भी फॉलो होता रहेगा, पढ़ाना भी होता रहेगा. आई विल थिंक अबाउट इट. ओके, क्या नाम बेटा तेरा. ओके, ₹7 में लिया हुआ बेटा मेरा. मैंने रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ, लेकिन ये सारी बातें क्लास के बाहर. ओके, मैंने रखा हुआ है एंड आई एम नॉट सेलिंग इट. ओके, क्या पूछा सुने. ये सब नहीं पूछने का. ओके, पूछने का भी है तो भी क्लास के बाहर पर्सनली बात कर सकते. क्लास में इतने लोगों के सामने बात करना से भी आ जाए घर पे. मतलब रिकमेंडेशन दे रहा. आजकल बोलते हैं ना कि स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए. जैसे तुम पूछ लोगे साला वीडियो वायरल हो जाएगा. मतलब देखो ये टीचर ये बच्चों को बताता है कि ये वाला स्टॉक खरीदो. हाँ गलत हो जाएगा ना बेटा. चलिए लिखिए, क्या लिख रहे थे हम लोग. हाँ एक होमवर्क दिया मैंने आपको, लिस्ट ऑफ एज बनाने का. आप कर लोगे ये काम. अच्छा एक छोटा सा बात, मैं ना 4:30 to 7 आपको पढ़ाता हूं. अप्रोक्सीमेटली ना 5:45 के आसपास मेरे को याद दिला दीजिएगा कि सर ब्रेक देना है. मैं एक 10 मिनट का ब्रेक देता हूं, ठीक है. और एक छोटा सा गुजारिश, छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, जब मेरे को ब्रेक देना है वाला बात जब बोलोगे ना, उसी वक्त हमको बोलना सर मेडिसिन लेना है आपको. 6 बजे इवनिंग एक तो मेडिसिन मेरे को लेना पड़ता है, ठीक. हाँ अभी ले ही रहा हूँ, बस ले ही रहा हूँ. तो ये भी आप मेरे को याद दिला दीजिएगा. पुराने बैच के बच्चे हमको याद दिला दिया करते थे. तो आपसे भी छोटा सा रिक्वेस्ट है, बस 2 काम. सर मेडिसिन ले लीजिए, और अगर ब्रेक के बाद में वापस आया ना तो खाली एक बार बोल दीजिए सर ले लिए ना. ओके, थोड़ा मेरा भला हो जाएगा और तो क्या है. बाद में बताऊंगा मेडिसिन के बारे में. हाँ चलो आते हैं. 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं बेटा. कम इन 10 मिनट्स. टॉयलेट्स वहां पे है, और बाहर अगर जाना चाय वाय पीने